Dear students and my dear friends, in yesterday's class I told you about the things which can be used as a subject and as an object in a sentence. कल मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, रूट सेंटेंस में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में जो सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टेक द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो ए वर्ब. इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. जैसे गांव में एक पंचायत समिति होती है जिसमें बहुत सारे पंच होते हैं, पंच जिनको आप इंग्लिश में मेंबर्स बोलते हैं, और एक सरपंच होता है जिसको आप हेड पंच बोल सकते हैं, सरपंच. सो दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंच एंड सरपंच? आप बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हैं कि ये पंच है, ये पंच है. ओके, सो आगे क्या जुड़ा हुआ है? सर. सो व्हाट इज द डिफरेंस? पंच और ये पंच है और सरपंच जो है, इसमें एक ही बात का वर्ड है कि इसमें एक सर वर्ड आगे जुड़ा हुआ है. उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में क्या है, इसका अंतर है. अगर आप हेल्पिंग को रिमूव कर दें तो वर्ब ही आपका शेष बच जाता है. जिस प्रकार से आपने सरपंच में से सर को हटा दिया, सर को रिमूव कर दिया, तो वो भी पंच बच गया. इसका मतलब क्या है कि जो सरपंच होता है वो भी एक पंच होता है. उसी प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर उसमें से आप हेल्पिंग को रिमूव कर दें तो एक वर्ब ही रह जाती है. तो इट मीन्स कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी एक वर्ब ही होती है. तो दोस्तों, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. जो आपकी वर्ब्स होती हैं वही हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं. अब बात करते हैं कि वर्ब, एक स्टडी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, जो वर्ब होती है वो दो तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज. पहले प्रकार की जो वर्ब होती है उसमें आती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज. दूसरे प्रकार की जो होती है उसमें आते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरीज. प्राइमरी में दोस्तों आपकी आती हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. ये आपकी 11 होती हैं. अगर मॉडल्स ऑक्सिलरीज की बात की जाए तो दीज आर टोटल 13 इन नंबर. और ये कौन कौन सी होती हैं? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, used to, ought to, need and dare. Shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, ought to, need and dare. जो need और dare होती है उसको सेमिनल वर्ब भी बोला जाता है. जो नीड और डेयर होती है दोस्तों, क्योंकि ये जो नीड और डेयर होता है ये वर्ब का और हेल्पिंग का दोनों तरह से ये काम कर सकता है. तो एक स्टडी के अनुसार वर्ब दो तरह की होती है. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में 11 आती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज में ये आती हैं, और ये सारी की सारी जो है हेल्पिंग वर्ब का काम आपका करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी वर्ब होती हैं. अगर उनमें से हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दिया जाए तो वो भी वर्ब बच जाती हैं. मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा. सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्प मीन क्या होता है? मदद करना, सहायता करना. जो सहायता करने वाली क्रियाएं होती हैं उनको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं. आई गोइंग टू स्कूल. अब इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है. इसमें क्या? मेन वर्ब है. मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताइए, आई गोइंग टू स्कूल में इसको किस टेंस में लेके जाऊं कि मैं स्कूल जा रहा. अब मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं प्रेजेंट में लेके जाऊं, कि पास्ट में लेके जाऊं, कि फ्यूचर में लेके जाऊं. अगर मैंने यहाँ पे एम रख दिया तो इट मीन्स कि मैं स्कूल जा रहा हूं. अगर मैंने यहाँ पे वॉज रख दिया तो क्या मैं स्कूल जा रहा था. अगर मैंने यहाँ पे शैल भी रख दिया तो मैं स्कूल जा रहा होऊंगा.
तो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही मैंने ये लगाया, इस मेन वर्ब का जो मीनिंग है वो क्लैरिफाई हो गया कि प्रेजेंट टेंस में है। मैंने ये लगाया तो इसका मीनिंग क्लैरिफाई हो गया कि इट इज इन पास्ट टेंस। मैंने ये लगाया तो क्लैरिफाई होगा कि इट इज इन फ्यूचर टेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेन वर्ब होती है उसकी मदद करने के लिए जो वर्ब लगाई जाती है दैट इज नॉन एज ए हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों, बिना सब्जेक्ट के भी आप किसी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के किसी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। बट जस्ट बी केयरफुल, जस्ट माइंड इट दैट यू कैन नेवर मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब के बिना कभी भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस पैदा नहीं हो सकता, कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो वर्ब जो है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है। वर्ब की जहां तक बात करें हम, तो वर्ब बहुत प्रकार की होती है, ओके। लेकिन जो एक मेन वर्ब नाम की चीज़ होती है, मेन वर्ब नाम की वर्ब होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी जो मेन वर्ब्स होती है अलग अलग तरह से अपने पार्ट प्ले करती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है और उसमें कोई ऐसे आ जाए तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते। ये एग्जाम्पल लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से समझिए। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसकी एक मीनिंगफुल सेंस भी है कि वे खिलाड़ी हैं, तो एक सेंटेंस है। और मैंने अभी बताया, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि इंग्लिश में कभी भी वर्ब की फॉर्म के बगैर सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्ब चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, ओके। सो ये जो आपका है, इसमें ये जो वर्ड है, आप हम नॉर्मली इसको इज एम आर वॉज वर्ब को जानते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो तभी होगी ना जब वो किसी की हेल्प करेगी, मदद करेगी। और वो किसकी मदद करती हैं? सेंटेंस में जो वर्ब मेन वर्ब की मदद करने के लिए यूज की जाती है दैट इज नॉन एज ए हेल्पिंग वर्ब्स। क्या इसके पीछे कोई मेन वर्ब है? नहीं है। तो इसलिए ये खुद वर्ब का पार्ट प्ले कर रही है यहाँ पे, ओके। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये सेंटेंस है क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब है। वर्ब कहाँ है? हम इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, पर ये क्या है? एक वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर मैं ये कहूँ दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है सेंटेंस में? इसमें एक्शन या एक्टिविटी है खेलने की, ये होगी आपकी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की मदद करने के लिए हमने कौन सी वर्ब को यूज किया? इसको। यहाँ पे ये जो आपकी थी ये वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अब क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि इसके पीछे मेन वर्ब हमने लगा रखी है, और मेन वर्ब को स्पॉट करने के, इसके लिए मीनिंग के क्लैरिफिकेशन के लिए हमने एक वर्ब और जोड़ दी जो कि आर है। अब ये इसकी मदद कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इससे ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो वहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं जिसकी मदद के लिए इसको लगाया जाए, इसलिए वो क्या है? खुद एक वर्ब है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो वर्ब की फॉर्म मेन वर्ब के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए, मदद करने के लिए लगाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश में कितने होते हैं? लगभग 25। हालांकि इनके साथ जो ना और भी जुड़ करके कहीं हैव लग गया, कोई कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बन गई, बट बेसिकली दो ही प्रकार की होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, द सेकंड वन इज मोरल्स ऑक्सिलरीज। तो 11 वो होती हैं, 13 वो होती हैं, तो 24 होती हैं। इसके अलावा और भी होते हैं जो आपके ये मानो कि भाई उसमें हैव जोड़ करके, या किसी में बी जोड़ दिया, किसी में कुछ और जोड़ दिया, इस तरह की होती हैं। बट बेसिकली आपकी 24 हेल्पिंग्स आर देयर इन इंग्लिश, ओके। सो मैंने कल आपको बताया था कि जो रूट सेंटेंस होता है, रूट सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं? रूट सेंटेंस में बेटा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ओके। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें यूटिलाइज हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दिया था। मैंने आज हेल्पिंग वर्ब बताया कि जो मेन वर्ब जिस सेंटेंस में होती है, और उस मेन वर्ब की मदद के लिए जो आपकी वर्ब आ जाती है उससे पहले, उसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ओके। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन वर्ब। मेन वर्ब एक बहुत ही लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है, पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। मेन वर्ब वो होती है जो वर्ब एक्शन शो करती है सेंटेंस में। और बिल्कुल लोकल भाषा में अगर मैं बताऊं, जो वर्ब, जब आप किसी वर्ब का मीनिंग निकालते हो, अगर उस वर्ब के लास्ट में जाकर के आपको ना आ जाए, मीनिंग के अंत में ना आ जाए, तो मेन वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा इज एम आर भी वर्ब होती हैं। इज मीन है, आर मीन है, वॉज मीन था, लेकिन इनमें किसी के भी मीनिंग के पीछे ना नहीं आया। ये वर्ब तो है पर मेन वर्ब नहीं है। जैसे ईट मीन्स खाना, ना, स्लीपिंग सोना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना, स्टैंड मीन्स खड़े होना, इन सब के पीछे ना रहा है, तो ये वर्ब है। और कौन सी वर्ब? मेन वर्ब।
तो मैं मेन वर्ब बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि उसमें देखा जाए आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव है, मोनोट्रांजिटिव है, एम्बी ट्रांजिटिव है, रेगुलर है, इरेगुलर है, वीक है, स्ट्रांग है, कॉजेटिव है, बहुत सारे प्रकार की वर्ब होती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको दो ही चीज़ें, मैं एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा कि वर्ब की रूप जो होती है, वर्ब एक वर्ब होती है जो मेन वर्ब होती है, उसकी कितनी कंजुगेशंस हो सकती हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल और चौथा जेरंड होता है। दोस्तों बेसिकली ये चार जो ना कंजुगेशंस किसी वर्ब की हो सकती हैं, और भी हो सकते हैं, बेसिकली चार हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट बोलते हैं। ईट या ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या उसके साथ ऐसी जोड़ देते वो प्रेजेंट कंजुगेशन बोली जाती है। ईट, दिस इज द पास्ट वन। eaten, this is the third one, that is known as past participle. Okay, and the last one is gerund। जब आप वर्ब का जो प्रेजेंट कंजुगेशन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ अगर ing लगा देते हैं तो दैट इज नॉन एज gerund और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, gerund लाइक ईटिंग। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट बोली जाती है, उसके प्रेजेंट होती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लग जाए तो वो भी प्रेजेंट ही बोली जाती है। जैसे कुक, कुक्स, ईट, ईट्स। जैसे पास्ट है ईट, पास्ट पार्टिसिपल ईटन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा जाए दैट इज नॉन एज जेरंड। सो हमने चार चीज़ें जो एक सेंटेंस में रूट सेंटेंस बेसिकली यूज़ की जाती हैं वो लगभग स्टडी कर लें। सब्जेक्ट के रूप में तीन चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के साथ नाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेम तीन चीज़ें लगाई जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब की मदद करने के लिए हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, मेन वर्ब की कंजुगेशंस होती हैं। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा सेंटेंस का समझा दिया। इन टुमारोज क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंस। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।